शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है जी, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ पे सीरीज़ चल रही थी और उसका आज एक आम हिस्सा है। और इस आम हिस्से से मेरा दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, ये ज़्यादा बड़ा एक टॉपिक है जिसका नाम है एलोपेशिया, गंजापन और बॉल्डनेस भी जिसको कहते हैं। इसको हम ज़रा समझेंगे इस दफ़ा कि एलोपेशिया क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं और उसका तदारक क्या है हमारे पास। उससे पहले मैं हनीमन का एक खूबसूरत सेंटेंस है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो अपनी देवड़ी मतलब जो आपका उसका घर का हिस्सा था, देवड़ी उसको कहते हैं। अगर मैं चाहता तो अपनी देवड़ी को सोने और चांदी की ईंटों से भर लेता। अगर मैं चाहता तो अपने घर को सोने और चांदी की ईंटों से भर लेता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे एक राज होम्योपैथी अता की, जिसको मैं इसकी मखलूक तक पहुँचाकर अपना फ़रीज़ा अदा किया। इतना खूबसूरत। वो कहता कि अगर मैं चाहता तो मैं अपने घर को सोने की ईंटों से भर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक पैगाम था, खुदा ने मेरे अंदर वो डाला और वो मैंने खुदा की मखलूक तक वो पहुँचाया। इसका मकसद ये है कि ये जो प्रोफेशन है आपका, इसका मकसद ये नहीं है कि हमने अपनी तिजोरियाँ भरनी हैं। इसका मकसद ये है कि जो डॉक्टर है ना, वो कमर्शलिज्म के अंदर नहीं आता। डॉक्टर जो पहले तबीब होते थे, बेसिकली वो वली पैगंबर सूफ़ी होते थे। और खुदा ने इंसान की सेहत जो है, ये बेसिकली खुदा की देन है। और खुदा की देन जो है, वो जब किसी को वदियत करता है तो अपने किसी नेक बंदे को वदियत करता है। इंसानी सेहत जो है, ये कोई साइकिल नहीं है, ये कोई गाड़ी नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है जिसको इंसान ने बनाया और उसको इंसान ठीक कर सकता है। ये बेसिकली खुदा ने इसको बनाया और खुदा ने अपने तौर पे जिसको वदियत की, ये इल्म इंसानों की सेहत के बारे में। तो ये मामूली बात नहीं। दुनिया में अफजल पेशा जो है, सबसे अफजल पेशा जो है ना, वो मेडिकल साइंस है। लिहाजा ये खुदा अपने उन बंदों को सुपुर्द करता है, या उनसे वो तवक्को करता है कि सलूक खुदा इंसानों से करता है, जिसको मैंने ये इल्म वदियत किया, वो भी मेरे इंसानों से वही सलूक करे। और ये बिल्कुल बड़ा दुरुस्त उसने बोला है कि मैं चाहता तो मैं सोने चांदी से अपने घर को भर लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर वो सोने चांदी को भर भी लेता तो क्या होता, उसकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाना था, फिर किसी ने उसको खाना पीना था। लेकिन जो उसने राज खुदा ने, कहता जो राज खुदा ने मुझे दिया, वो मैंने लोगों तक पहुँचाया। और ये ता क़यामत जब तक दुनिया कायम है, ये इल्म चलता रहेगा, ये फैलता रहेगा, लोगों को इसका फैज़ पहुँचता रहेगा। हम भी उसी का हिस्सा हैं। इसलिए किसी को कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये जो कौल मैंने दोहराया ना, ये हनीमन का कौल है। इसलिए मुझे बहुत कई दफ़ा दुख होता है और बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे लोग, और मैं पिछले दिनों में मैंने अपने नाम से भी लोगों को लूटते हुए देखा है, और मैंने उसका सख्ती से नोटिस लिया है कि देखें जी, हम अपना इल्म बेचते नहीं हैं। और इवन मेरे क्लिनिक से जो डॉक्टर, मेरे दोस्त, मेरे भाई दवाई ले भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उससे भी हम चार्ज ना करें, जे कि हम उसको बेचें। जे कि एक बंदे का हक़ है कि वो दवाई किसी के आगे सेल कर सकता है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, उसका कोई मुनासिब रेट होना चाहिए।
ये नहीं कि एक दुनिया में नापैद। और ये मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम सोर्स जो नसोर्स का वो मैं लेके आया हूँ बाहर से, यूके से, और यहाँ से ही लोग लेके गए हैं। और मुझे दुख होता है कि वो जो हमसे लेके गए हैं, हमें पैसे दे के नहीं वो गए, लेकिन वो आगे वो बेच रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी दुख की बात है। इससे न सिर्फ मेरी रूह को तकलीफ़ पहुँचती है, बल्कि हनीमन की रूह को भी तकलीफ़ पहुँचती है। और मैं यकीन से अगर ये बात करूँ, मैं फिर भी होम्योपैथिक डॉक्टरों का, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मैं हमेशा बरम रखता हूँ। वगरना मैं बहुत वोकल आदमी हूँ, बहुत बोलने वाला हूँ। मैंने इस बरम से पर्दा जब उठाया तो लोग इनको जूते मारेंगे। फिर भी मैं होम्योपैथी का बरम रखता हूँ कि ये दवाई इतनी कॉस्ट नहीं करती, जितनी लूट मार मची हुई है इतनी कॉस्ट नहीं करती, ये बहुत कम कॉस्ट करती है। अगर मैं 400 की दवाई 2 हफ्ते की देता हूँ या 800 की, तो मैं पल्ले से तो नहीं देता ना भाई मेरे। और किसी को ये शक है कि मैं कोई ऐसी दवाई या खुद तो नहीं, ये तो मैंने भी यूके से, जर्मनी से, इन्हीं कंपनियों की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपने दिल का बोझ इसलिए उतारना चाहता हूँ कि मैंने एक बात सुनी, मैंने एक बात समझी, तो मैं उसका तदारक करूँ। जिस हद तक मैं रोक सकता हूँ तो रोकूँ, हाथ से रोकूँ, ज़ुबान से रोकूँ, महसूस करूँ। ये दर्जात है ईमान के। तो लिहाजा मैं तो वो 3rd दर्जे में मैं रहना ही नहीं चाहता। मैं तो ज़ुबान से भी रोकूंगा और मैं हाथ से भी रोकूंगा। लिहाजा किसी को गलतफहमी है तो वह दूर कर ले और अपने आप का अपना किबला दुरुस्त कर ले। वगरना अभी मैं एग्रेशन में नहीं हूँ, फिर मैं जाऊँगा एग्रेशन में, तो फिर ये 2, 4, 10 मरीज़ जो क्लिनिक पे चलते हैं ना, ये भी बंद हो जाएंगे। और ये जो लैब वाले जो बिल्कुल अपने आप को ये समझते हैं कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां कि जी हम बड़ी मरमरापड़ी है, यकीन माने मेरी एक स्पीच इनकी सेल बंद करवा देगी। अगर मैं 400, 500, 1000, 2000 का मजमा इकट्ठा करके मैंने बोला ना, तो फिर सेलें बंद हो जाएंगी, फिर ख़रीदार जो है ना वो कम ही रह जाएंगे। तो कोई फिर हम फी सबीलिल्लाह कोई सबील लगा लेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर हम कोई फी सबीलिल्लाह सबील लगा लेंगे कि आओ यहाँ 10 रुपये की बिकती है और 20 रुपये की बिकती है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। हमें दवाई बनाने के सारे तरीके से हम वाकिफ़ हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, लोगों के हाल पे रहम करें और इस मखलूक पे रहम करें। मेरी डॉक्टरों से भी गुजारिश है और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी कहता हूँ कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इस पर कितना ख़र्चा आता है और कितनी कॉस्ट आती है। तो इसलिए कि ये हनीमन का पैगाम था और मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं इंसानों तक पहुँचाऊँ। और मैं अपने डॉक्टर, हमारे डॉक्टर भी बेचारे बहुत पिस रहे हैं इस बात से कि महंगी दवाइयाँ यहाँ फ़लान है, क्या करें, मजबूरी है। तो इतना करें कि माथे पे कोई सलवट डाल के आपसे दवाई ना खरीदे, और मरीज़ भी माथे पे सलवट डाल के आपसे दवाई ना ले। ये कार खैर है। मैं आपको बताऊँ, रिस्क का ठेका खुदा का है। आप जितनी मर्जी या लूट मार कर लें, रिस्क का ठेका तो खुदा ने, ये कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो जाएगा, बिल्कुल 1000% हो जाएगा, ये काम ही नहीं आएगा। हम उन लोगों की हालात जानते हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन वो खा कुछ नहीं सकते। उनकी ज़िंदगियां आप सोच भी ना सकें। बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं लोगों के पास, लेकिन वो एम्पायर जो है वो सिर्फ उस एम्पायर के रखवाले ही हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक आर्जी ज़िंदगी है, हमारा करैक्टर है, जिसने ख़त्म हो जाना है। और ये बड़ा खूबसूरत, मैं चाहता था कि आप इसको पढ़ें, और आप जब आप पढ़ेंगे तो उससे फिर समझेंगे कि मखलूक जो खुदा ने आपसे वादा किया कि रिज़्क़ तक का तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, और हमारी नीयतें हैं वही हम दुरुस्त कर सकते हैं। और आपकी नीयत अच्छी है तो आपसे कुछ गलत भी हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इंटेंशन दुरुस्त है, तो जो गलत होता है उसके असरात अच्छे मरतब होंगे। आपकी नीयत गलत है, आप बेशक नमाज़ें पढ़ें, आप बेशक उम्रे करें, आप ज़कातें दें, आपकी नीयत ही ख़राब है। आपके पीछे एक छुपा हुआ ऐसा इंसान है
जो कि लोगों को लूट मार कर है, वो नमाजें, रोज़े, ज़कातें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। खुदा की मखलूक का निज़ाम चलाना मेरा और आपका काम नहीं है, ये अल्लाह का ठेका है। लिहाजा हम अगर 10 लाख का डाका डाल के बीच में 10 रुपये ज़कात कर लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना भी सादा, इतना भी नासमझ खुदा नहीं है कि आपकी इस चलाकी या यारी मक्वारी को वो ना समझ सकता हो। ये भूल है किसी की। और सूरह बकरा में वो कहता है कि मैं फिर बड़ी डील देता हूँ, मैं डील देता हूँ, फिर डील देता हूँ, और इतनी डील देता हूँ, और जब मैं डील खींचता हूँ तो फिर न दौलत, न माँ, न बाप, न डॉक्टर, कुछ भी नहीं बचा सकता, फिर कुछ नहीं। और ये अटल है, और ये हकीकत है। किसी का दिल दुखता हो तो बेशक दुखे, यही हकीकत है, यही हकीकत है। और हमें देखना चाहिए कि यार कोई मरीज़ इस काबिल है या नहीं, हम उससे लेंगे। यकीन माने मैं गलती से भी पैसे ले लूँ ना ज़्यादा, हालांकि मैं जितने लेता हूँ उससे ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन मैं उसको भी इसलिए गलती समझता हूँ कि कोई हो सकता है 400 भी ना दे सकता हूँ, और मैं उससे ले लेता हूँ। मेरा तो रात को 10 गुना नुकसान हो जाता है। मैं तो इस खौफ से नहीं लेता, क्योंकि हमें तो डाइजेस्ट ही नहीं होता भाई, हमें तो हज़म ही नहीं होता। पता नहीं किस तरह लोग हज़म कर लेते हैं। इसलिए हाथ हौला रखें। मैं स्पेशली दवाइयाँ बनाने वालों से मेरी गुजारिश है कि हाथ हौला रखें, और अपने डॉक्टर साहबान से भी बात है कि हाथ हौला रखें। कोई पता नहीं यार कल तक है नहीं है, कितनी ज़िंदगी है, क्यों मतलब आदमी कल जाना तो है कहीं, कोई ना कहीं अदालत लगनी है। तो यहाँ से शर्मिंदगी से जाने से बेहतर है कि कुछ अभी भी वक्त है। तो वो किसी वक्त भी कबूल कर लेते हैं ना, लेकिन करता उसी वक्त है जब किसी करने के काबिल हों आप। और जब आप किसी काम करने के काबिल नहीं होते फिर तौबा शुबा की कोई बात नहीं। और अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, जब आप इस काबिल हो, आपके पास जवानी हो, आपके पास जोश हो, आपके पास इक़्तिदार हो, आपके पास पावर हो, तो फिर आप दुरुस्त राय रास्ते आए, तो ये शेवाए पैगम्बरी है, ये वलियों पैगम्बरों का शेवा है। जब आपके पास था, जब आप ये फारग होने वाले हैं आखिरी हिस्की में, तो तौबा क्या कबूल होगी? उस वक्त तो आप करने के कुछ काबिल ही नहीं रहते ना। लाएं ये टॉपिक पे आते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पे ये जिम्मेदारी है, तो मैं तो हर लेक्चर में बोलूँगा, और हर लेक्चर में मेरा पहले से लहजा तख्त और तल्ख होता जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे पूरी दुनिया सुनती है, लिहाजा मैं गलत बात नहीं करूँगा, मैं बात बड़ी दुरुस्त करूँगा। और यकीन माने जो लोग इस पे अमल करेंगे, खुदा उसके लिए बड़े बड़े ज़राए निकालेगा। ये उसने वादा किया हुआ, आप एक करें वो 10 करेगा, आप एक करें वो 11 करेगा। आपकी सोच भी से ज़्यादा होता है, पता नहीं किधर किधर से आमद हो जाएगी। हमारे तो लोग दरवाजे तोड़ते हैं यार। हमने अपना इल्म बेचने से पहले, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लोग समझते हो ना कि मैं सोशल मीडिया पे आते हुए मुझे 2, 3, 4 साल हो गए हैं। ये 400 मरीज़ तो मैं पहले भी देखता था। मैंने सोशल मीडिया से मरीज़ नहीं बनाया। ये किसी की गलतफहमी है कि मेरे मरीज़ सोशल मीडिया से बनेंगे, ये गलतफहमी है। मैं तो पहले 6 महीने में 50 मरीज़ रोज़ देखता था। पहले साल गुजरा तो मुझे याद है कि 114 मरीज़ मैंने साल बाद देखने शुरू किए, और 2 साल बाद मैं 200 को क्रॉस कर गया। उस वक्त मेरा कोई सोशल मीडिया का कॉन्टैक्ट ही नहीं था। ये तो मेरे दोस्तों ने कहा जी आप लेक्चर जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल दें, तो ये अफरीदी ने 4-5 साल पहले शुरू किए हैं। उससे पहले तो हम तो इतने मरीज़ पहले से देखते थे, मेरे लेक्चर उससे पहले भी होते थे। लिहाजा हमारी ये सोच भी जहन से निकाल लें। आप जो स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हासिल करेंगे, सीख के कामयाबी हासिल करेंगे, वो आपकी नस्लों तक जाएगी। आज आप 10,000 मरीज़ इकट्ठा भी कर लेंगे ना, जब उसको फ़ायदा नहीं, वो 10 से 10 भाग जाएंगे। ऐसा होगा। जब शुबदा ख़त्म होगा तो दुकान भी ठप हो जाएगी। जब हमने एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक चीज़ को समझ के काम किया है हमने ज़िंदगी में,
हम पित्ते की पथरियाँ कैसे बनती हैं, कैसे निकलती हैं, क्या क्या काजेज़ हैं, गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, क्या क्या काजेज़ हैं, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। 200 से ऊपर तो मैंने दवाई निकाली है कि व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल व्हाट शुड बी डन, कि आप जब बिल्कुल अच्छी दवा भी मुंतखब करते हैं तो काम नहीं करती, तो 150-200 दवाई हमने निकाली है, काम करके हमने लोगों के सामने रखा है। भाई कोई बेचा नहीं है, लोगों के सामने रखा है, इसलिए कि जाना है यहाँ से। और मुझे उसका तो कोई पता नहीं कि वो आपकी किस बात पे आपको छोड़ता है, जब पकड़ता है, पता नहीं किसी एक बात पे ही पकड़ ले। और जितना इल्म देगा उतना हिसाब लेगा, जितने पैसे देगा उतना हिसाब लेगा, ये भी याद रखें। फकीर से क्या एक गोदड़ी का हिसाब मांगेगा ना, बादशाह से तो पूरी सल्तनत का हिसाब मांगेगा कि तुम्हारी सल्तनत में भूखा कौन रहा था, तुम्हारी सल्तनत में नाइंसाफ़ी क्यों हुई थी, वो सारा हिसाब देना पड़ेगा। ये तो बोझ कंधों पे डालना ही बड़ा मुश्किल सा काम है। तो मैं गलत तरीके से जो पैसे कमाऊंगा, मैंने तो कल उसका हिसाब लेना है। लिहाजा मेरे सारे दोस्त हैं, मैं आज तक किसी को ये नहीं कहता कि फ़लाँ बंदा मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं उस्ताद और स्टूडेंट के रिश्ते का तक़द्दुस मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में 2 ही उस्ताद हुए, अरिस्तु को लोगों ने कहा और फराबी को उस्ताद सानी का, लिहाजा उस्ताद का रुतबा ही बड़ा है। हम तो कहते हैं ये मेरे हम असर लोग हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं तो ये कहता हूँ। मैं तो किसी को शागिर्द कहता ही नहीं, इस लफ्ज़ को मैं यूज़ ही नहीं करता, ना मेरा कोई शागिर्द है। जो मेरे नाम पे पैसे कमाता है, मत दें उसको पैसे, मत दें उसको एक टेढ़ी पाई भी मत दें। कोई जिम्मेदार नहीं हूँ मैं, बरमला ऐलान करके कहता हूँ, बरमला ऐलान करके कहता हूँ, मेरा जो मेरा नाम लेगा वो मेरे असूलों पे चलेगा। ये याद रखें, जो मेरे असूलों से हट के चलेगा वो बेशक मेरा नाम लगे, वो बेस बदल के लूटने वाला होगा। आई समझ? जो हमारे असूलों पे चलता है, जिस तरह हम लोगों से ट्रीट करते हैं वो ऐसे ही ट्रीट करेगा। नाम मेरा ले और काम चोरों वाला करे, वो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमारे मैं दोस्तों से, भाइयों से, मरीज़ों से, डॉक्टरों से गुजारिश करता हूँ कि मैं अपना नाम जो है ना इस तरह बिकने नहीं देता। मेरा फ़र्ज़ जो था मैंने पूरा किया। मेरा ये फ़र्ज़ था लोगों को बताना कि मेरे नाम पे जो करेगा प्रैक्टिस वो मेरे जैसे ही करेगा, इससे हट के नहीं करेगा। और डॉक्टर का दिल बड़ा सखी का दिल होना चाहिए, खुला दिल होना चाहिए, खुला माथा होना चाहिए, वो लुटाने वाला होना चाहिए। जो अल्लाह की राह पे लुटाते हैं ना खुदा, और फिर खुदा के साथ क्या हिसाब है, वो तो फिर देता ही बेताशा है। आप चुन नहीं सकते, आप गिन नहीं सकते। मैं सुबह 5 बजे उठ के गया हूँ यहाँ से, थक हार चूर के, लोग बैठे हुए थे। तो यह माई का लाल जो सुबह 5 बजे तक मरीज देखे, तो माए तो ये भाई ये तरीका ही कुछ और है। दिल दुखे या दिल नाराज़ हो, मैंने तो अपना किबला दुरुस्त रखना है। मैंने तो अपना जो सवालों के जवाब के ताकि कहीं देने हैं ना, मैंने अब मैं अपने दूंगा या मैं लोगों को दूँ? समझ आ गई जी? और मैं यकीन से कहता हूँ, जो खुदा के रास्ते पे चलता है उसको कभी कोई परेशानी है ही नहीं भाई। मैं एक बंदे को यहाँ ड्यूटी लगाता हूँ, सदर से तू चीज़ लेके आ जा। अब मैं चीज़ तो उसकी ड्यूटी लगी ना, वो जाके ले आएगा ना। अब मैं कोसता रहूँ कि वो सदर पहुँचा है, रास्ते में है, पता नहीं कहाँ है, गाड़ी रुकी है, मिली है नहीं मिली। तो मैं इस कश में अपना काम भी छोड़ के बैठ जाऊंगा, यार पता नहीं मोटरसाइकिल ना ख़राब होगा। जब आप अल्लाह पे यकीन करेंगे कि वो मेरा जिम्मेदार है, तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, कैसे आएगा। आप करके तो देखें।
कर को तो देखें। ये बंदा कोई मौलवी नहीं है जो आपके साथ बात कर रहा है, मैं वो बात करूं जो मैं कर रहा हूं। रसूल पाक से किसी ने कहा कि मेरे बेटे को शक्कर खाता है तो इसको शक्कर छोड़ दे। मैंने कहा कल आना। तो दूसरे दिन उसने कहा बच्चे शक्कर छोड़ दो। तो बीबी ने कहा कि आज तो बात आप कल भी कह सकते थे। उसने कहा कल, उन्होंने कहा कल मैंने खुद शक्कर खाई हुई थी, तो असर ही नहीं होना था ना। इसलिए हम ये जो आपको कह रहे हैं हम ये रोज़ करते हैं, लिहाजा इसका असर होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको यकीन मानूं, मैं अभी मेरे दोस्त साथ गए हैं, हम लाहौर गए हैं, और रास्ते में बेश जगह 3-4 जगह लोग हैं जो लोगों ने इस बात की इज़्ज़त की है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे 24-25 दोस्त मेरे साथ गवाह थे। अगर मैंने इसको बेचा होता ना तो हमने किसी को रास्ते में हमें किसी ने पूछना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अखीर कर दी। तो ये है खुदाई इल्म को बेचना और उसको खुदा की जो जिसकी बात आनी मन कर रहा है कि हम चाहते, मैं यकीन मानो मैं 300-400 बंदा रोक लूँ, मैं 10 मरीज अल्लाह कर लूँ। जो कहते हैं 10-5 मिनट अल्लाह 10 मरीज में अल्लाह कर लूँ, लाख 50-50 में एक से ले लूँ। वजीर हैं, मशीर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, 10 मरीज अल्लाह कर लूँ। मैं किसी लैब से मैं कर लूँ कॉन्टैक्ट, जो आपकी टेस्टिंग लैब होते हैं वो मुझे 40% देते हैं, कहते हैं इधर काउंटर लगा देते हैं, और 300-400 बंदे में से मैं 50 पे रेफ़र करूँ। कोई टेस्ट भी 2-4 हज़ार से कम का नहीं आजकल। शाम को मैं 1-1.5 लाख तो उनसे लेके चला जाऊँ, लेकिन मैं उसको आराम समझता हूँ। यकीन मैं आराम समझता हूँ कि जब मेरे पास एक मरीज़ आया अपनी दुख दर्द दाद रस्सी कराने, तो मैं उसका कमीशन एजेंट बन के लूटना शुरू कर दूँ उसको। मैंने लैब वालों से जिससे मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं उनको ये कहता हूँ कि जो डिज़र्व करेगा मैं लिखूँगा इसको फ्री करना है, जो डिज़र्व करेगा इसको 50% छोड़ना है, इसको 50% छोड़ना है, इसको 30% छोड़ना है। हम पे आराम है भाई, ये पैसा हमारे बहुत सारे मामलात खुदा ऐसे चलाता है जिनका मैं क्या जिक्र करूँ यहाँ पे। थोड़ा वक्त मैंने आपका ज़्यादा ले लिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान जब तक नहीं होगा वो अच्छा होम्योपैथ नहीं हो सकता। और यकीन मैंने शफा का बड़ा अजीब असूल मैंने देखा, इतना इल्म है, इतना जानने के बावजूद भी बंदा फंस जाता है। साथ पड़ी होती है, दवाई का ध्यान ही नहीं जाता आपका। लिहाजा हम तो पैसे ही बाद में लेते हैं कि उधर ध्यान ही ना जाए कितने देने से कितने नहीं देने से। क्योंकि जब मुझे कश में होंगे ना कितने देने, तो मैं नुस्खा ही भूल जाऊंगा। पहले तो पैसों के हिसाब किताब में गलत ही कुछ लेके दूंगा, ऐसा होता है। लिहाजा हम पैसे बाद में लेते हैं, दवाई पहले देते हैं, और फिर जितने लेते हैं आगे क्लेम करेगा वापस कर देंगे। और ज़िंदगी में कभी किसी ने आके क्लेम भी नहीं किया कि यार तूने मेरा गलत इलाज किया तो पैसे दबा। मेरे हाथों बंदा मर भी जाता ना, मुझे मेरा फिर भी वो शुक्रिया अदा करता है, इसलिए कि वो कहता है कि इसने तो अपनी नीयत से आई गई मरी। इलाज के दौरान बड़े बड़े अस्पतालों में लोगों के बड़े अस्पतालों के मर जाते हैं। हमें लोगों ने ये गाली नहीं दी किसी ने। उन्होंने कहा जी आपने बड़ी कोशिश की, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। समझ आइए, जिससे मैं 10 लाख के लेके इलाज करूँगा तो वो मर जाएगा तो उसकी नस्ल भी मुझे गालियाँ देती रहेगी। यही बात है। आज का फ्रोज़म बड़ा खूबसूरत है। ये आज का फ्रोज़म जो है ना इतना खूबसूरत है कि उन लोगों के लिए जो मैं लाहौर भी कह के आया हूँ, जो होम्योपैथी के नाम पे मंजन बेचते हैं, जी उन लोगों के लिए जो डिजीज़ को ना समझना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। कोई फ्रोज़म ऐसा नहीं जिसमें एनिमल ने डिजीज़ का जिक्र ना किया हो। और उसकी बुनियाद ही है, उसने उसका 46 नंबर फ्रोज़म है जो बुनियाद है इसकी, कि वो ये कहता है कि आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या होती है और नेचुरल डिजीज़ क्या होती है।
वो स्मॉल पॉक्स कहता है जिसको होती है, उसके अंदर ये अलामात होती हैं, तो अंधे लोग ठीक हो जाते हैं। तो और उसने कहा कि हमने नेचुरल डिजीज़ के मुखालिफ एक आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा की है। कहीं कल किसी ने, मुझे तो नहीं, किसी से उसने सवाल किया कि जी वो बताएं जी कि होम्योपैथी का मैकेनिज्म क्या है। वो कहते नहीं जी हम तो बीमारियों को नहीं समझते, हम तो इलाज करते हैं। लंबी सी कहानी इस बंदे ने लिख के भेज दी। वो खुदा के बंदे, हमारी तो बुनियाद ही शुरू हुई बीमारियों से, हमारी तो बुनियाद ही एपिडेमिक से शुरू हुई। 46 में वो सारी एपिडेमिक, मीजल, खसरा, खाली खांसी, इसी को तो डिस्कस कर रहा है। और फिर कहता है इसके लिए आर्टिफिशियल डिजीज़ का उसने मॉडल इसलिए पेश किया गया कि जिसको पहले अंधा था, उसको चीचक का टीका जब लगा तो उसका अंधापन ख़त्म हो गया। तो ये उसने मॉडल पेश किए। और होम्योपैथिक दवाई जो है ना, एन आर्टिफिशियल वैक्सीन क्या है, वैक्सीन भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है। वैक्सीन जो आप सारे बच्चों को आप लगवाते हैं ना, वो भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है। और फ्रोजन नंबर 32 जो कहता है कि एक नेचर डिजीज़ है। नेचर डिजीज़ ज़रूरी नहीं है कि सब बंदों को मुतासर करे, लेकिन आर्टिफिशियल डिजीज़ जो हमने बनाई है वो हर हाल में हर बंदे को मुतासर करेगी। लिहाजा वो हर बंदे के अंदर वो आर्टिफिशियल डिजीज़ अलामात पैदा करेगी, चूँकि वो आर्टिफिशियल डिजीज़ है, और कुछ अरसे बाद वो खुद ख़त्म हो जाएगी। तो आप कहते हैं हम डिजीज़ को ही नहीं समझते, हम डिजीज़ को मानते ही नहीं हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे ये कोई पूछता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप उसको सिंपल ही बताएं कि जो आर्टिफिशियल डिजीज़ दुनिया में एक और मॉडल भी है हमारे अलावा, वो मॉडल ये है कि वो उसी डिजीज़ से, उसी पैथोजेनेसिस से वो वैक्सीन, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन जिसको कहते हैं, इम्यूनाइजेशन के बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ एक मदाफ़त पैदा करना, एंटीबॉडी बना देना। उसके तरीके हैं। एक नेचुरल इम्यूनाइजेशन है कि जब आप किसी से एक्सपोज होते हैं, किसी भी पैथोजन से, किसी बैक्टीरिया से, तो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ पूरा मैकेनिज़्म है। इस लेक्चर को फिर मैं डिटेल करूँगा बाद में। तो आपका बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है जो एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी डायरेक्ट भी आप उसको लगा सकते हैं, जिसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वो आप उसी पैथोजेंस को या मार के या उसको कमज़ोर करके उससे वैक्सीन बनाते हैं। मसलन कोई भी बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया, तो उसी को कमज़ोर करके, उसी को डेड करके, उसी से जिस तरह आप नसोड़ बनाते हैं ना, इसी तरह वैक्सीन बनती है। तो वो पूरी दुनिया में मॉडल सक्सेस है। पूरी दुनिया में वो मॉडल, पोलियो की वैक्सीन चली है, मीज़ल की वैक्सीन चली है, मम्स की वैक्सीन चली है। वो मॉडल पूरी दुनिया में मौजूद है और अरबों लोग उस मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मॉडल हमारा होम्योपैथी का है, और हमारा मॉडल उससे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा रिफाइंड है कि हम उस पैथोजेनेसिस से भी दवाई बनाते हैं, लेकिन हमारे पास और भी आर्टिफिशियल डिजीज़ हैं, जैसे मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्नेक पॉइजन्स हैं। तो हमारे पास और भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है। तो लोगों को ये समझाएं कि वो आर्टिफिशियल डिजीज़ को तुम समझते हो कि व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन, उसको तो समझते हो ना, हर बच्चे को लगवा रहे हो, उसको तो समझते हो ना दुरुस्त। तो वही पैटर्न, हमारा मॉडल भी वही है। वो अगर काम करती है तो ये भी काम करती है। समझ आई है? ये मत कहें किसी को कि जी हम तो डिजीज़ को ही डील करते। हमारे पास सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल डिजीज़ हैं। उनके पास तो 20, 25, 30 आर्टिफिशियल डिजीज़ हैं वैक्सीनेशन की। हमारे पास तो 2000 से ज़्यादा आर्टिफिशियल डिजीज़ हैं। वही वैक्सीन का पैटर्न है भाई। आप गौर तो करें, अपनी दवाइयाँ बनाएं। वो क्या करते हैं, कमज़ोर करके उसको डाइल्यूट करके आपको देते हैं, ताकि वो पैथोजेनिक जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसका नहीं। जैसे आपको पता है कि जो विनम वैक्स बनाई गई है, एंटी विनम बनाया गया है, वो भी पॉइजन से बनाया गया ना। पहले वो घोड़े को लगाते हैं और फिर घोड़े के सीरम से लेके फिर उसे तैयार करते हैं। तो वो क्या है, वो भी तो स्नेक पॉइजन, विनम को एंटी विनम
उसी वीनम को एंटी वीनम कहा जाता है ना। तो आपकी जो पॉइजनस मेडिसिन बनती है वो उसका भी तो देखें ना, वो भी तो डिल्यूटेड है ना। फिर प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन बड़ा वाज़ेह है। वो जहर जो इंसान को मारेगा प्राइमरी फंक्शन है, वही डिल्यूटेड फॉर्म में जहर उसको बचाएगा। तो पता नहीं लोगों को क्यों बात नहीं समझ आती, इसलिए ये आर्गेनल नहीं पढ़ते, किसी से पूछते नहीं है। नहीं जी, हम तो मरीज़ का इलाज नहीं करते हैं जी, हम तो डिजीज़ का इलाज नहीं करते। जब आपको कुछ समझ नहीं होगी, आपको पता नहीं कि आप खसरा क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि चीचे किसको कहते हैं, आपको पता नहीं है स्मॉल पॉक्स क्या होती है, मीज़ल क्या होता है, काली खांसी क्या होती है, सिफिलिस क्या होता है। व्हाट इज़ द सिफिलिस एंड साइकोसिस? साइकोसिस और सिफिलिस क्या है? ये किसी दरख्त का नाम तो नहीं है ना, ये किसी चट्टान का नाम तो नहीं है ना। ओ भाई, ये बैक्टीरिया हैं दोनों, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। वो अल्लाह के बंदे, लोगों को क्यों मुतनफ़र करते हो कि हम डिजीज़ का इलाज करते हैं? वो बेस इसी पे है। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल? लॉ ऑफ सिमिलर ही बेस करता है, नेचुरल डिजीज और आर्टिफिशियल डिजीज। ये अरकारे कम वक्त जो फिरते हैं मंजन बेचने वाले, इनको क्या पता साइंस क्या होती है? अगर हम तमाम मुज़मन अमराज को अलग करें जिनकी वजह से मुसलसल गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में रहना है, अब हम कहते हैं मुज़मन अमराज, हम उनको ज़रूरी नहीं होता ना मुज़मन को डिफ्रेंशिएट करा। बेसिकली ये बात उस पर ही कर रहा है कि जो लोकल डिजीज़ पे आगे फिर आ रहा है। तो मुज़मन और मियाज़मेटिक को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना। दूसरा, वो बेशुमार अमराज जो पुराने तरीका इलाज के मुआलजीन की दवाओं की वजह से वजूद में आए, पुराने तरीका इलाज की दवाइयों की खराबी की वजह से वजूद आए, वो भी मुज़मन अमराज अलहदा हैं। फिर मुज़मन अमराज वो एक बंदा रहता ही ऐसी जगह जहाँ धूप नहीं लगती, ऑक्सीजन मैसर नहीं है, तो उसको सांस का प्रॉब्लम है, ये उसका इंडिविजुअल मामला है और वो भी मुज़मन अमराज हो जाएगा ना। लेकिन ये मियाज़मेटिक नहीं होगा, ये उस बंदे का ज़ाती फेल है। जो कि गैर माकूल है, मसलसल इज़ा पहुँचाने वाले और मुज़र तरीके हैं। ये इंसानी ज़िंदगी को मसलसल, जैसे कोई सुइयाँ चुभो रहा है, कोई जोंकें लगा रहा है, कोई कट लगा रहा है, कोई जला रहा है, ये तरीक़ों की सख्ती से वो मुआमलत करता है। हालांकि ये अमराज आम तौर पर मामूली नीयत, हालांकि ये अमराज बड़े मामूली नीयत के। आपको पता है यहाँ शामली सेनेटोरियम बना है मरी में, वो क्यों बना है? वो इसलिए बना कि एक बंदे को टीबी हो गई, कहीं हिंदुस्तान का रहने वाला था, तो उसको किसी ने कहा कि उसका इलाज अब कोई नहीं था, तो किसी सियाने ने कहते हैं अल्टीमेटली इलाज क्या है? अल्टीमेटली इलाज ये होता है कि आप अपनी आदत को बदलो। जब आपकी सारी दवाइयाँ फेल हो जाए ना, तो अल्टीमेटली इलाज कि आप अपनी आदत को बदलो, आप अपना रहन सहन बदलो, आप जहाँ रहते हैं जगह से उसको छोड़ो। हो सकता है कोई उस जगह से कोई चीज़ वाबस्ता हो। तो उस बंदे को किसी सियाने ने कहा कि तू सफ़र कर, जहाँ तुम रहते हैं ना ये जगह छोड़ दे, सफ़र कर। वो वहाँ से ट्रैवल करता रहा और वह ये मरी की तरफ चला गया। तो ये शामली एक जगह है मरी में जहाँ शामली सेनेटोरियम बना है। तो जब यहाँ गए, यहाँ पाइन बड़ी अच्छी रिफाइन किस्म की पाइन है, चीड़ के दरख्त। चीड़ के दरख्त की खासियत क्या है कि उसकी सबसे अच्छी ऑक्सीजन जो है वो चीड़ के दरख्त की, सबसे अच्छी ऑक्सीजन। तो जब यहाँ वो पहुँचा ना शामली वाली जगह, तो उसकी सांस बेहतर होनी शुरू हुई। तो फिर वो उसने यहाँ पड़ाव डाला, अमीर आदमी था, फिर उसने ये शामली सेनेटोरियम तामीर किया। तो 5 बीमारियाँ आपकी किसी उस वजह से भी होती हैं कि आपके रहन सहन से वाबस्ता है, आपके खाने पीने से वाबस्ता है। तो ये भी क्रॉनिक शक्ल अख्तियार, वो कहता है ये क्रॉनिक शक्ल है, लेकिन ये इसकी वजह कोई और है। बाकी माना बहुत से मुज़मन अमराज इन 3 मियाज़ों के नहीं थे। वो कहता है बाकी जितने भी अमराज हैं उस वक्त अब तो बहुत सारे हो गए, वो इन 3 मियाज़ों के नतीजे में रूनुमा होते हैं। उस वक्त सिफिलिस बहुत फैला था, उस वक्त गोनोरिया बहुत फैला हुआ था, लिहाजा उस वक्त इसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा था। तो उसने कहा
कि ये 3 मियाज़म के नतीजे में रोल मौत है, अंदरूनी सिफिलिस, अंदरूनी साइकोसिस और बिलखसूस अंदरूनी सोरा, ये मौजब है। सिफिलिस क्या है? कम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। साइकोसिस क्या है? कम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और इनका तनासब बहुत ज़्यादा है और इनमें से हर एक का पूरे जिस्म पर पहले से कब्जा था। में से हर एक की इब्तदाई वाज़ेह अलामात रुनमा होने से पहले, जैसे कि सोरा में खारिश, सिफिलिस में आतशिकी आबला और साइकोसिस में गिल्टी और आकड़ा का बनना, जिन्होंने मर्ज के रुनमा होने से रोका, और ये मुज़मन म्याज़म अमराज जिन्हें मकामी अलामात से महरूम किया गया, ला महला ताकत कुदरत जल्द या बदे बेशुमार मुज़मन अमरान को जन्म देती है। वो कहता है कि इन्होंने इस आतशिकी आबले को और ये गिल्टी और जो वार्ड से इनको उन्होंने मकामी तौर पर रोका, तो फिर क्या हुआ कि जिस्म के अंदर तूफ़ान बरपा आ गया और सारी ज़िंदगी क्रॉनिक डिजीज़ का में मुब्तला। ये बड़ी ब्लेम कर रहा है उनको, जिन्होंने इंसानों को सैकड़ों हज़ारों साल से ये तकलीफ में जकड़ा हुआ है। और वो इलाज सारा कहता है ये आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल से यही कुछ हो रहा है कि मरमियाँ पट्टियाँ कट वट करके ऊपर जला जलू के काम चला रहे हैं, और ये हज़ारों साल से। इसलिए जिस इंसान की 1000 साल उम्र थी, आज उन्हें 70-80 साल की उम्र तक इलाज छोड़ा है। उसकी वजह यही है। इनमें से कोई भी बीमारी इतनी जल्दी वजूद में नहीं आती अगर मालज बैरूनी अलामात के लिए मकामी अदवात का इस्तेमाल करने से बेहतर था कि वह माकूल तरीके से कोशिश करके इन तीनों म्याज़म को हर एक के लिए मुनासिब होम्योपैथी दवा अंदरूनी तौर पर देकर ख़त्म करता। वो कहता है कि बेहतर ये था कि इनको मकामी तौर पर ना डील करता, होम्योपैथिक तरीका के मुताबिक इनको अंदरूनी दवा के इसको ठीक कर दिया जाता, लिहाजा लोग इस अजियत से बचते। ठीक है जी। अब आप पे ये मैंने तो फ्रोज़म नहीं लिखा ना जी, ये फ्रोज़म लिखा है हनीमन ने। और हनीमन क्या बात कर रहा है कि ये जो मुज़मिन म्याज़म है, जो सिफिलिस साइकोसिस है, ये क्या है? ये साइकोसिस, ये बीमारियां हैं। अल्लाह के बंदो, ये मरीज़ नहीं है। जब किसी मरीज़ को सिफिलिस होगा तो वह सिफिलिस का मरीज़ बनेगा, जब उसके साथ सिफिलिस जुड़ेगा। तो ऐसे किस चीज़ का मरीज़ का इलाज करते हैं फिरते हैं आप? हो कौन सा मरीज़? कोई खंबा है, कोई लकड़ी है, कोई आम का दरख्त है, क्या है वो? उसका कोई नाम तो रखेंगे ना। आप आर्टिफिशियल डिजीज़ की जो आप नाम रखते हैं ना, मैं इसका ये फास्फोरस का मरीज़ है, ये लाइकोपोडियम का मरीज़ है, ये कंपैरेटिवली आर्टिफिशियल डिजीज़ है। ये भी फास्फोरस भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है, लाइकोपोडियम भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है। और एक आर्टिफिशियल डिजीज़ कई नेचुरल डिजीज़ को ठीक करने की सलाहियत रखती है। ये भी बड़ा वाज़ेह है। ये फास्फोरस कई लोगों को, टीबी वालों को भी ठीक कर सकती है, किसी ब्लड कंपोजिशन जिनकी डिरेंज है उनको भी ठीक कर सकती है। लेकिन ये कहलाएगी आर्टिफिशियल, ये कहलाएगी डिजीज़ ही, ये कहलाएगी आर्टिफिशियल डिजीज़ ही। एक ड्रग होती है, एक रेमेडी होती है, एक सिमिलिमम होता है। आपको किन चीज़ों का बेसिक का पता ही कुछ नहीं है। आप ये एक जो मरीज़ का इलाज करते फिरते हैं, मैं इनके क्लिनिक में बाहर हेपेटाइटिस के चंबल के बोर्ड लगे हुए हैं। वो अल्लाह के बंदे हटाओ, इन पे क्यों बीमारियों के बाहर नाम लिखे हुए हैं? मतलब दोहरा म्यार, इतने अंधे हो गए हम कि हमें आता कुछ नहीं है और हम छुपाई जा रहे हैं। उस पे उस आग को होम्योपैथी के जिम्मे डाली जा रहे हैं। डॉक्टर अली के क्लिनिक के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ कुछ बोर्ड मेरे पे कि ये चंबल का इलाज करता है, ये सलाह से कोई नहीं लिखा हुआ ना, साफ एक बोर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिस चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। आगे चलें जी, टॉपिक पे आते हैं। एलोपेशिया। एलोपेशिया एक ब्रॉड टर्म है जी।
बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था वो एलोपेशिया एरिटा है, लेकिन एलोपेशिया बेसिकली बालों का उड़ जाना, एलोपेशिया बालों का उड़ जाना, इसका एक और भी ये एलोपेशिया टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको बाल्डनेस भी कहते हैं, हेयर फॉल भी, लॉस ऑफ हेयर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रेपर्टरीज हैं उनके अंदर जो है ना वो लॉस ऑफ हेयर या हेयर फॉल ज़्यादा मिलेगा आपको। एलोपेशिया के लफ्ज़ हम अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होते थे, हेयर फॉल भी था, या फॉलिंग हेयर में आपको जाके मिलेगा। और फॉलिंग हेयर की जो डेफिनेशन, अभी ज़रा चलें इसकी डेफिनेशन आगे डेफिनेशन कहाँ थी इसकी, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी यार, आखिर में जहाँ मैं शुरू होता हूँ, इसकी डेफिनेशन ये है, एलोपेशिया, एलोपेशिया हेयर लॉस को कहेंगे। आप ये ना समझें कि कोई आपको कोई मुश्किल सा कोई काम आ गया। एलोपेशिया हेयर लॉस कैन अफेक्ट जस्ट स्कैल्प, ये सर पे इसका अफेक्ट आ सकता है, और एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है जहाँ जहाँ बाल होते हैं। एंड इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये आर्जी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ हेरेडिटरी, ये कोई विरासतन भी हो सकता है, आपको विरसे में बाप गंजा है, बेटा भी गंजा है, तो ये हेरेडिटरी भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। आपको जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनको पता है, उनकी दाढ़ी नहीं आती, मूछें नहीं आती, वो पैदाशी उनके जो फॉलिकल्स नहीं बनते, वो क्या, वो टोटल हार्मोनल्स हैं। अक्सर आपने देखा हो ना, दाढ़ी नहीं आती लोगों की, जवान हो जाते हैं 40-50 साल के, बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो हार्मोन ही नहीं बनते। टेस्टोस्टेरोन का बड़ा जिम्मा है बालों की ग्रोथ पे, समझ आ रही है आपको? हार्मोनल चेंज है, और एक जो ऑटो इम्यून मेडिकल कंडीशन, ऑटो इम्यून डिजीज जिसकी हम सीरीज शुरू की है, एक ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून क्या होगा कि आपका अपना ही मदाफ़ती निज़ाम आपके अपने ख़िलाफ़ जब इस्तेमाल होगा तो आपके फॉलिकल्स को उड़ा के रख देगा, बालों को जड़ों से ख़त्म कर देगा। मतलब इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म पे, जैसे हमने सोराइसिस में पढ़ा, जैसे लेकोडर्मा में पढ़ा, बेशुमार सीलियक में पढ़ा, पूरी एक सीरीज़ करके आ रहे हैं। अब तो ऑटो इम्यून का सवाल नहीं पैदा होता ना कि कोई ये कहे कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून, कि हमने इतनी गर्दान की है ऑटो इम्यून्स की कि अब तो मेरा जो बच्चा अनपढ़ है उसको भी पता है कि ऑटो इम्यून क्या होता है, जो अनपढ़ है उसको भी पता है ऑटो इम्यून क्या होता है, उसको भी पता है बालचार ऑटो इम्यून है, उसको भी पता है सोराइसिस ऑटो इम्यून है, क्योंकि मैंने इतनी बारीकी से पढ़ाई हैं ये चीज़ें कि अब लोगों को ये चीज़ समझने में मुश्किल नहीं है, चाहे वो साइंस का तलब इल्म है या नहीं है, उसको ये ज़रूर पता है कि ये ऑटो इम्यून है, कि जिसको ऐसे ली है उसको पता है ऑटो इम्यून है। जिसके बाल गिरेंगे पैचेस में तो वो दूसरे को देख के कहेगा हाँ ये डॉक्टर अली ने कहा था ना, ये एलोपेशिया जो एरिटा है ना, ये ऑटो इम्यून है, ये सोराइसिस ऑटो इम्यून है। हमने सिर्फ होम्योपैथ डॉक्टर को या दूसरे डॉक्टरों को हम एजुकेट नहीं करें, हम जनरल पब्लिक को भी एजुकेट करें। और मैं इतनी सलीस, इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ कि हर अनपढ़ पढ़े लिखे सबको ये बात समझ आ रही है कि व्हाट इज़ द ऑटो इम्यून। सिंपल सी बात है कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म दुश्मन के ख़िलाफ़ जब लड़ता है तो वो मिस्टेकनली अपने ही बंदों को भी मारना शुरू। दिस इज़ ऑटो इम्यून। थोड़ी सी एक आसान सा जुमला, लेमैन जुमला, साइंसी ज़बान बहुत सारी लंबी है, लेकिन आम आसान ये है कि आपका अपनी फ़ौज अपने बंदों को मार दे, आपकी अपनी पुलिस अपने बंदों को मार दे, गलती से फायर करेगी तो इधर भी लग गया। अक्सर होता है ना, फायर शब शुरू होते हैं गांव में, कहीं लड़ाई होती है, जंग होती है, तो अपने बंदे साथ मार देते हैं लोग। तो दिस इज़ ऑटो।
एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम, एनीवन कैन बी लॉस से, कोई भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फलाना ही मुब्तला होगा, इसमें एनीवन एंड एनी एज, किसी भी एज में बाल उड़ सकते हैं। बट इट इज़ मोर कॉमन इन मैन, मर्दों में ज़्यादा उड़ते हैं, औरतों के कम उड़ते हैं। दुनिया में एक स्टडी की गई है कि औरतें गंजी आपको कम मिलेंगी, मर्द ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा है ना? ऐसा ही है। हाँ जी, चल एक इंटरनेशनल रेशो भी है कि औरतें का आगे जो वापस उस पर चलते हैं। हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि ये बाल उगता कैसे है, ठीक है जी। इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पहले समझ लेते हैं, फिर ख़राबी कहाँ होगी, फिर वो आसानी से आपको समझ लेंगे। ये एक बाल का, हमने इसको बड़ा हो सकता है, ये एक बाल की रूट और ये है एक बाल, और इसके नीचे एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, देखिए ना, ये कितनी चीज़ें, हेयर मैट्रिक्स है, पेप्लिया है, डर्मल ब्लड वेसल्स हैं, हेयर रूट है, ये आर्टिकल पाइल मसल्स है, सबक्यूनिस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल वॉल है, हेयर बल्ब है, आर्टरी है, वेन्स हैं, फैट्स हैं, पूरी फैक्ट्री नहीं है? आपको तो एक बाल लगता है ना, इसके पीछे खुदा ने पूरा एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई है? ये नॉर्मल एयर ग्रोथ का साइकिल है। यहाँ मैंने इसकी इन दोनों की तारीफ भी आपको लिखवाई थी। ये बेसिकली हमारा जो सेल है ना, ये सेल है, ये हेयर मैट्रिक्स जो है ना, इस सेल का हिस्सा है, पेप्लिया भी इस सेल का हिस्सा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ ये ग्लैंड है, ये सेक्रीट करता है, यहाँ सेक्रीशन इसको देता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इस रूट को यहाँ से खुराक मिलती है, ठीक है जी। और ये देखें ना, आर्टरी की भी सप्लाई, यहाँ खून की भी सप्लाई मौजूद है, वेंस भी यहाँ से वापस भी सारा पूरा सिस्टम मौजूद है, ठीक है जी। ये स्किन के अंदर ये सारा काम हो रहा है। जैसे हमने लेकोडर्मा में पढ़ा था कि वो लेकोडर्मा में क्या होता है कि यहाँ एक जो सेल होता है, मेलानिन साइट्स जो सेल होता है वो तबाह हो जाता है। इसमें भी ये जो सेल है ना, ये तबाह हो जाता है, ये जो सेल है, जब सेल तबाह होगा जिस हिस्से का, तो वहाँ क्या होगा, बालचार हो जाएगा। ये नॉर्मल आगे चलेगा। अब वो कहता है कि ये एनाजिन एक प्रोसेस है। ये देखिए, ये नरिशमेंट ऑफ द हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिक ये जो है ना, इसको यहाँ से खुराक मिल रही है, यही बात है ना। देखो ये खुराक मिल रही है, ये वैन ब्लड साइज इनेबल्स फॉर ग्रोथ, ये इसकी खुराक, ये देखें ये खुराक इसको मिल रही है, देखा, और ये खुराक मिलती है इसको, तो ये ग्रो कर जाता है। फिर एक ये इसको कहते हैं एनाजिन स्टेज, ये 2 और 6 साल तक इसकी लाइफ है, इस बाल की एक नॉर्मल लाइफ जो है। जब ये स्टेज आ जाएगी, कैटाजिन स्टेज आ जाएगी, इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, तो फिर ये इसको खुराक मिलनी बंद हो जाएगी, इसकी जो नरिशिंग ब्लड सप्लाई ये नहीं मिलेगी, तो यहाँ फिर इसकी ग्रोथ जो है इस फेज में रुक जाएगी। जब किसी पौधे को आप पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। तो अगला फेज यह होता है कि ये सूख जब जाएगा तो ये पुल आउट बाहर निकल जाएगा। सब समझ आ गई जी साइकिल। और ये यहाँ फिर खराबियाँ शुरू होंगी। बेसिकली खराबी क्या होगी कि ये सप्लाई है ना, या ये ख़त्म हो जाएगी या पूरे सेल पे अटैक हो जाएगा किसी चीज़ का। पूरे सेल में कहाँ अटैक होगा,
वो ऑटोइम्यून की वजह से हो जाता है कि आपका अपना एंटीबॉडीज जाके पूरे सेल को ही तबाह कर देंगे। दूसरी एजिंग वाइज होता है कि एजिंग वाइज आपकी ये सप्लाई नहीं कम हो गई है, तो बाल की ग्रोथ कम हो गई है और फिर वो कम होते जाएंगे, कम हो जाते। तो दिस इज द एजिंग फैक्टर। किसी भी वजह से सप्लाई कम हो सकती है। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है मेल एंड फीमेल्स का, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एक हार्मोन्स है जिसका बहुत ज़्यादा रोल है इसका, वो आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड्रोजन, उसके अंदर ही जो टेस्टोस्टेरोन बनता है। जब वो हार्मोन बनना कम हो जाएगा तो फिर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर उसको खुराक नहीं मिल रही। इसलिए दुनिया में ये बहस है कि जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा उम्र पाते हैं। लिहाजा दुनिया में अब इस बात पे बहस हो रही है कि आप जितने सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपका हार्मोनल लेवल जितना बेहतर है, जितना बेहतर आप रख सकते हैं, इतनी आपकी उम्र ज़्यादा होगी, इतनी उम्र ज़्यादा। इसलिए वेस्ट और दूसरी कौमों ने ये किया है कि आप इन हार्मोन्स को ज़्यादा बेहतर रख रहे हैं ताकि वो एजिंग अर्ली एजिंग ना आए। तो यही प्रोसेस अर्ली एजिंग का बालों में भी है। ठीक हो गया जी। ये 3 स्टेजेस हमने आपको ये बना, इसकी सप्लाई 2 से 6 साल के अंदर ये जिंदा रहा, फिर जब इसकी एक नेचुरल सप्लाई कम हुई, डेथ हुई और फिर पुल आउट के निकल गया। आगे चलेंगे। ये आ गया फर्स्ट फेस जिसका मैंने जिक्र किया था, एनाजन फेस, 2 से 6 साल। और जब ये सप्लाई ख़त्म होगी तो फिर क्या रह गया? 1 से 2 हफ्ते। 1 से 2 हफ्ते में सूख जाएगा और फिर 5-6 वीक लगेंगे इसको फारग होते हुए। हाथ से करेंगे तो बाहर पे पड़ा होगा या खुद ही गिर जाएगा। नॉर्मल साइकिल समझ आ गया जी। फिर अब नॉर्मल साइकिल समझ आएगा। बाल के नीचे पूरी खुदा ने इतना, अब जब एक एक बाल को आप पढ़ते हैं तो उसकी पूरी एनाटमी है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, उसके अंदर पूरी एक मैकेनिज्म है, पूरी एक फिक्री। ये कहते हैं हम डिजीज़ को समझना ही नहीं चाहते। इनको ये पढ़ना जरा मुश्किल लगता है, ये बड़ा मुश्किल सा काम है ना, मुश्किल सा काम। लेकिन आपने 2 मिनट में समझ लिया कि इसकी एक रूट है, एक सेल है, उसकी खुराक है, वो खुराक आती है तो ठीक है, खुराक बंद होगी तो ये तो समझ आ गई है ना। ये इतनी साइंस तो समझ आ गई है ना कि आपने दरख्त लगाया है, आपने उस दरख्त को पानी रोज देना है, नहीं देंगे तो सूख जाएगा, सूख जाके टूट जाएगा। यही बात है, यही मैकेनिज्म इधर भी है। आसान है, मुश्किल है? आप किसी को गंजेपन का मैकेनिज्म समझाने में कोई मुश्किल है? आप ये टेक्निकल चीज़ें भी समझा सकते हैं, आप इतना भी शॉर्टकट समझा सकते हैं कि जिसका एक रूट होता है, उसका एक सेल होता है, उसके अंदर इस तरह खुराक का एक निज़ाम है और वो जब उसको मिलता है तो वो ग्रो करता है, उसका ये साइकिल है। और वो अगर नहीं मिलती तो बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा कोई हमला हो जाता है। देखिए इंसान का एक नॉर्मल साइकिल है ना, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर जंग शुरू हो जाती है, कोई वफात आ जाती है तो इंसान मर जाते हैं। वो दूसरा एक और भी निज़ाम है कि इस सेल को ही कोई मार दे आके, जिसको कहते हैं ऑटोइम्यून। एक तो नॉर्मल साइकिल है और एक बीमारी की सूरत का साइकिल है। बीमारी की सूरत के साइकिल क्या हो सकता है कि एक तो इसकी खुराक ही कोई बंद कर दे, कम कर दे, तो बाल की तादाद कम हो जाएगी, ज़ाहिर इतनी पूरी सप्लाई नहीं होगी तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरी है कि इस पर कोई हमलावर हो जाए, तो हमलावर कौन होगा? कोई बीमारी की सूरत में हो सकता है। बस बेशुमार लोगों को टाइफाइड होता है और टाइफाइड के बाद उसके बाल गिर जाते हैं, तो ये क्या हुआ? बीमारी का हमला हो गया। तो हमने उसको ठीक करना है। टाइफाइड के आफ्टर इफेक्ट्स को ख़त्म करेंगे तो उसके बाल ग्रो कर जाएंगे।
एक औरत है, बच्चे जनने के बाद कमज़ोर हो जाती है और उसके बाल गिर जाते हैं, तो उसकी कमज़ोरी को हम दूर करेंगे। वो बच्चे जनने की जैसे काली कार्ब है, लाइको है, स्ट्रोनेशियम कार्ब है, उसको दूर करेंगे। एक बंदा गम की परेशानी की वजह से, तो फिर इग्नेशिया है, एसिड फास्ट है, उस रूट पे हम चलेंगे। और दुनिया की वाइड साइंस है जिसके पास हर कॉजेटिव फैक्टर पे रेमेडी मौजूद है। हर कॉजेटिव फैक्टर पे रेमेडी मौजूद है। तो बालों का उड़ना, अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझ जाते, अब दुनिया की जो दूसरी साइंस है, आप कहेंगे उनको तो इस बात की समझ है, उनको इस बात की समझ है, उनके पास दवाई नहीं है। हमारे पास दवाई है, हमें इस बात की समझ नहीं है, हैं? दोनों काम वैसे एक जैसे ही है। उनको सारा मैकेनिज्म आता है, उनके पास दवाई कोई नहीं है। मेरा गली महल्ले का बंदा भी बाल चाल ठीक कर लेता है, दवाई तो उसको है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है, वो तुक्का लग गया उसका। लेकिन अगर हम इसको समझ के, उस दवाई को समझ के किसी दुरुस्त समझ पे चलते हैं, तो हम ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। एक हिस्सा हमारे पास है, एक हिस्सा उनके पास है। तो होम्योपैथी क्या कहती है? दोनों हिस्सों को समझ के काम चलना होता है ना। व्हाट इज द डिजीज, व्हाट इज द आर्टिफिशियल डिजीज? होम्योपैथी तो ये कहती है हमारे पास इलाज है, लेकिन हमारे पास समझ की कमी है। उनके पास समझ है, उनके पास इलाज नहीं है। और मैं ये बात याद रखें, वो अब समझ रहे हैं, लोग होम्योपैथी को अब समझ रहे हैं। और ये जो बंधन बेचने वाले हैं ना, इनको लोगों ने फारग कर देना है। चलेगी हमारी साइंस, ये मैं आपको बता दूं, कि उन्हों को अभी दवाइयाँ समझने में 10, 15, 20 साल, 30 साल लग जाएंगे। समझ आई? चलेगी हमारी साइंस ही। जिसने ये समझा, जिसने दोनों चीजों को समझा, क्लिनिक उसी का चलेगा। क्योंकि होम्योपैथी जो है ना, ये है प्लैटिनम बड़ा। सच्ची में आपको बताऊं, इसने एक मरीज ठीक करना ना, फिर ये टांग पे टांग रख के, तो फिर ये काले बंदे से बात ही नहीं करता। वो छड़ यार, मैं तो वो बंदा ठीक किया, हर महफिल में, हर जगह उसका किस्सा वही चलता रहेगा। फिर वो कहानियाँ किस्से बनाता रहेगा, अगला नहीं ठीक होगा। वो कोई अंधा सी ना, अंधा, तो गलती से ना उसके पाँव के नीचे बटेरा आ गया, उसने उसको ज़बह करके खाया। किसी ने पूछा, उसने कहा यार खाते ही बटेरे हैं। मैं तो खाना ही बटेरे हैं। भाई ये इत्तेफाकात जो हैं, ये हर रोज़ नहीं होते ना, लेकिन साइंस हर रोज़ होती है। H2O इज इक्वल टू वाटर, रोज जो मर्जी है बना ले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठी करके जो मर्जी है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का इकट्ठा करें तो पानी बन जाता है, बन जाता है। तो जो ये साइंस सीखेगा, जिसकी हम बात करेंगे, ये फिर रोज बटेरा जाल होगा आपके पास, फेंके बटेरे पकड़े, है ना। मजे की साइंस। जब आपको पता ही नहीं कि क्या स्टेज है, क्या होता है, फिर क्या करूं यार। और ये जो हमने तरीका अपनाया, यकीन माने, मेरे पास 10 साल का अनपढ़ औरतों को भी अब पता चल गया है कि ये होम्योपैथी क्या क्या चीज़ें डील करती है। हम सिर्फ ना होम्योपैथ डॉक्टरों को किबले दुरुस्त कर रहे हैं, हम तो जनरल पब्लिक को भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब पब्लिक पढ़ेगी तो होम्योपैथी की तरफ आएगी। और होम्योपैथी को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यार अल्लाह के बंदो तैयार हो, तुम्हारे पास आने हैं, लोगों ने आना है आपके पास, खाली ना जाएं। मैं तो वोकल ही 4-5 साल पहले हुआ हूँ, मेरे लेक्चर ऐसी तरह चलते थे। हमने तो ये 40, 50, 60 लाख बंदा दे के सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके यार आपके हाथ दे रहे हैं।
हवाले कर रहे हैं, आपके बगैर कीमत पैसे वाले कर रहे हैं भाई। इसलिए वाले करें कि हम जब मरें तो हमारा ये दौर गुजराएगा, ये कहे कि किसी दौर में कोई काम हुआ है। हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। हम होम्योपैथी को की डूबती किश्ती को हमने बाहर निकाला है। बड़ी बात नहीं है, ये खुदाई इल्म है। हमसे ज़्यादा आने वाले वक्त में और अभी भी लोग समझ के ज़्यादा करेंगे, लेकिन हमने एक दुरुस्त सिमत इख्तियार की। दुरुस्त सिमत इख्तियार करना भी कामयाबी की तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ने की बात है ना। तो हम तो गलत सिमत नहीं जी, तुम 10 सलामत याद कर लो। अब मैं गंजेपन की कैटेगरीज कितनी बनाऊंगी, सारी दवाइयाँ तो एक गंजे को नहीं ठीक कर सकती ना उसकी कैटेगरी डिफरेंट होंगी। आए जी लाएँ आगे चले, ये सारा डिटेल। अब हमारे पास एस्फिक्सिया के कॉजेज क्या हैं? जेनेटिक कॉज हो सकती है, मियाज़मेटिक कॉज हो सकती है, जैसे टाइफाइड की वजह से गिर गए, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया उसकी वजह से गिर गए, स्किन का सोराइसिस की वजह से गिरे, किसी को SL हुई उसकी वजह से गिर गए। और बाद दफ़ा कोई डिजीज़ होती है उसकी वजह के बाद बाल गिर गए। आपको डेंड्रफ है, खुश्की है बालों की, उसकी वजह से बाल गिर गए। एज की वजह से 80-90 साल होगी तो बाल गिर गए। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बाल गिर गए। यही बात है जी। ये क्वेश्चन आपके हर बालनेस के बंदे पे ये क्वेश्चन आपका बनता है। और ये क्वेश्चन मैं तो 1 मिनट में सारे पूछ लेता हूँ, आप 3 मिनट लगा लें। ये एक जेनेटिक मियाज़मेटिक डिजीज़, ये 20-20 सेकंड का क्वेश्चन बनता है ना, 20-20 सेकंड। बहुत बंदा ने लगा तो लिख के अगले के सामने रख दो हम तो एक सांस में पूछ देते हैं या एक सांस में जज कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे क्वेश्चन में 3 घंटे नहीं लगेंगे कि लगेंगे, क्योंकि मैंने ये सारा एक्सपीरियंस बना के रख दिया ना, इस पर 3 घंटे नहीं लगेंगे। समझने वाले के लिए हनीमन का एक फ्रोजन है 101 है। बेहतरीन नॉलेज जो होता है ना, एक आम बंदे के बारे में उसने कहा कि आम डॉक्टर जो है वो थोड़े से केस दे के उसको, लेकिन जीरक और मोहतात जो नॉलेज है वो 1-2 मरीजों में ही समझ आता है, उसको 1-2 सवालों में ही बात समझ आ जाती है। और ना समझने वाले अबू जहल होते हैं, सारी ज़िंदगी उनको समझना। वो पैदा ही अबू जहल होते हैं, मरते ही अबू जहल। ये अगर हमारी बातों को जो बंदे जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये कोई घंटा लगा के मेरे पास बैठ के बात को समझ लें, इनके क्लिनिक चलने शुरू हो जाए। ये 500-500 2-2 हज़ार के पीछे लेक्चर ना जाके दें, अपने क्लिनिक में बैठें, काम चलाएं। देखो ना, ये अबू जहल हैं, इनको बात नहीं समझ में, लिहाजा मैं उनको समझाना भी नहीं चाहता। बड़ा खुला पैगाम आया था रसूल पाक को कि मत सब इनको समझाओ, ये नहीं समझेंगे, जो दूसरे उनको समझाओ जो समझना चाहते हैं। हम इनको इसलिए समझा रहे हैं कि ये उनकी वजह से खराब ना हो। तो दुनिया में 8.5 अरब की आबादी है, दुनिया की इतनी है ना, लगभग 8.5। 35,000 तो सारा हमारा यहाँ पे, हमारी 24 करोड़ आबादी है, 35,000 हमारा डॉक्टर है। एक्टिव कोई होगा तो 5-7 हज़ार होगा। 5,000 डॉक्टर अगर एक्टिव है, 3 मरीज को रोज देखेगा, कितने? 15,000। आबादी तुम्हारी 24 करोड़ की है। बातें आप करते हैं कि हम चलते रहते हैं ऐसी। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? मज़ा तो अगर 35,000 बंदा, 400 बंदा सारे रोज देखे, कितने बनते हैं जी? फिर
हैं 1.5-2 लाख बन जाना ना, तो 1.5-2 लाख तो असी देखिए अगर 24 करोड़ तो फिर तो कोई साड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो असी झुग्गे देखिए 5000 बंदा, फिर हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 5000 के 5000 इतना, तो कोई अक्ल को हाथ डालें। लोगों को स्किल बढ़ाते हैं हम। लोगों की जब स्किल बढ़ेगी वो मरीज़ ज़्यादा देखेंगे। हम मरीज़ तैयार करें, हम लोगों में कह रहे हैं कि होम्योपैथी की तरफ आओ, होम्योपैथी हर किस्म का इलाज करती है। आप आके उनको कहते हैं हमने तो ये हम वो तो गलत कह गया, हम तो एलोपेशिया नहीं, हम तो कहते हैं बाल गिरना। हम कहते हैं बाल गिरना, हम एलोपेशिया का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहते। ये गुनाह है, ये अंग्रेज़ों का लफ्ज़ है, ये गुनाह है। एलोपेशिया का नाम लेना गुनाह है क्योंकि ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। आगे चलें। हम बर्न भी वो तो एक्सीडेंटल केसेस है ना, चोट जहाँ से लग जाती है, बर्न हो जाता है, वो स्किन सारी उड़ जाती है, वो तो एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं ना। लेकिन वो जब वुंड रिपेयर होगा, ज़रा बड़ा करें यार इसको। बड़ा हो सकता है एक एक का। ये जो है ना बेसिक सब्जेक्ट हमारा ये था, जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरिटा। ये देखें एक जगह से ये बाल उड़ा है। आपके पास जो बालचर वाले आते हैं ना, बेसिकली बालचर इसको कहते हैं, बाल का चरना, बाल का उड़ना एलोपेशिया है। बाल का एक जगह से, जैसे कोई जानवर जगह खा नहीं जाता, फसल में से कोई टोटा बीच में से खा गया, वो बालचर है, फिर पीस खा गया। और फिर ये बालचर जो है बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी पे भी फैल जाता है। ज़्यादा जानवर पड़ जाएंगे तो पूरी फसल को उजाड़ देंगे ना, ऐसा ही है। दिस इज द एलोपेशिया एरिटा। ये बेसिकली है ऑटोइम्यून। जिस एरिया पे उसने अटैक किया उस एरिया के रूट्स को इसने उड़ा दिया, और लिहाजा उस रूट चूँकि उड़ गया, वो सेल भी ख़त्म हो गया, ना गया बाँस ना बजे बाँसुरी, वो एरिया ही ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया कि वो सेल वहाँ से ख़त्म हो गया, लिहाजा बाल वहाँ से उड़ गया। हेयर फॉल्स आउट द राउंड ऑफ द ओवल पैचेस ऑन द हेड, बियर्ड, आईब्रो एंड आईलैशेस। के बॉडी के किसी हिस्से में भी इस तरह के जो पैचेस आएंगे तो वो है ऑटोइम्यून, और वो है एलोपेशिया एरिटा, जिसको आम लफ्ज़ों में बालचर कहते हैं। और बालचर दुनिया में, गंजा फिर भी ठीक हो सकता है, बालचर दुनिया में नहीं ठीक होता। इसके लिए बड़ी बड़ी लोगों ने तो की है, ये सिर्फ होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक होता है और बहुत अच्छे से ठीक होता है। मेरी ज़िंदगी में शायद नाज़र कोई बंदा ऐसा हो जिसका बालचर ठीक ना हो। तो ये लालाज मर्ज है, वो कितना पोटेंशियल है होम्योपैथी में। और यार आप 100 में से 10 भी ठीक करें तो फिर भी आपका नाम है। दूसरे तो 100 में से 1 भी नहीं ठीक होता। और अगर दुरुस्त हिम्मत में हम इलाज करें तो हम 100 में से 90 से ऊपर परसेंटेज है और कर सकते हैं। क्योंकि 10% तो फिर खुदा की मर्जी नहीं होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, hair grow in the tufts or groups of the 3 or 4 hairs. These tufts are shrink, reducing the total number of hairs. एंड्रोजेनेटिक जो है ये वो है हार्मोनल इश्यूज, वही है ना, ये हार्मोन्स की बात है सारी, टेस्टोस्टेरोन की बात है। फीमेल हार्मोन को अपने चेक करना है, मेल हार्मोन को अपने चेक करना है। और फीमेल हार्मोन्स की हमने, आपकी काली कार्ब बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है,
आपकी ओनोस्मोडियम बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी क्लेडियम बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी एस्ट्रिलागो बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी स्टेफिस एगेरिया बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है। आपके पास टेस्टोस्टेरोन जो है पोटेंसी में भी आ गया है, वो भी हम देते हैं, यूज़ करते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन में डाल देना टेस्टोस्टेरोन। हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी है टेस्टोस्टेरोन को ठीक करने के लिए। सिपिया टेस्टोस्टेरोन बनाती है, ओरम टेस्टोस्टेरोन बनाती है, एक्सरे टेस्टोस्टेरोन बनाता है, मिडोरियम टेस्टोस्टेरोन बनाता है, बेसिलिनियम ट्यूबर टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इतनी खेप है टेस्टोस्टेरोन बनाने की। डामियाना टेस्टोस्टेरोन बनाता है, एवनास्टावा टेस्टोस्टेरोन बनाता है। थोड़ी रेंज है हमारे पास, और मेरे पास तो टिप्स पे हैं टेस्टोस्टेरोन की मेडिसिन। और मैं हेयर फॉल में आपको सिर्फ 2 दवाइयां बनाऊंगी, 2 दवाइयां बेशुमार टेस्टोस्टेरोन, काली कार्ब और लाइको बेशुमार टेस्टोस्टेरोन बनाती है। आप काली कार्ब दें, अगले दिन लाइकोपोडियम दें, आप देखें 15 दिन बाद पूछें बाल गिरने रुकते हैं या नहीं रुकते, रुकेंगे लाजमी। एजिंग फैक्टर के बाल रुकेंगे। 2 दवाइयां, अगर 2 दवाइयों पे आप दस्तरस रख लेते हैं। Androgen are the sex hormone that bring on the puberty. They help you body nature and boost your sex drive. Testosterone is the primary androgen. बात समझ? ये जो हार्मोनल सिस्टम है ना आपका, ये ही आपकी जिंदगी की अलामत है, यही जिंदगी की अलामत। जिसने इसको समझ लिया वो मरीजों को भी ठीक करता है। वो तवील उम्री का राज इसी में है, हेल्दी जिस्म का राज इसी में है। बच्चे नहीं ना पैदा होते, क्या होता है? हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। मर्द बच्चे नहीं पैदा करने की सलाहियत खो जाते, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। यही सीमन जनरेट करता है, यही ओवम जनरेट करते हैं। और ये पूरा साइकिल है, डीएनए से चलता है, एपिथैलेमस से चलता है, पिट्यूटरी है, ओवरी है, मतलब पूरा एक साइकिल है। और इस साइकिल को दुनिया सारी समझती है, लेकिन साइकिल को ठीक करने की दुनिया के पास सलाहियत नहीं है। आपके पास इसकी सलाहियत है। जो होम्योपैथी आज हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अगर ये इसी तरह 10, 20 साल, 25 साल चल गई, मैं तो बड़े दावे से कहता हूँ लोग पाकिस्तान में होम्योपैथी सीखने आएंगे। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरी गोरों से भी बड़ी मुलाकात हुई है। जो होम्योपैथी हम समझे हैं वो गोरा नहीं समझा। तो दावा नहीं है, मैं बात दुरुस्त कह रहा हूँ। जिस होम्योपैथी की असल रूह जो हनीमन की थी, जिसको हम समझे हैं, अंग्रेज उसको नहीं समझ। अंग्रेज ने होम्योपैथी अपने हाथ से गंवा दी। अब इसका रिवाइवल होगा। अब इसका रिवाइवल इसलिए होगा कि हमने उस हिस्से को भी समझ लिया है जो हिस्सा उनके पास था, और हमने अपने हिस्से को भी समझना शुरू। हमने मटीरिया मेडिका रीराइट कर रहे हैं। हम थेराप्यूटिक्स रीराइट कर रहे हैं, और एन जो बुनियादी असूल है होम्योपैथी की रूह के मुताबिक कर रहे हैं। कोई वायलेशन हम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ऑर्गेनन के अंदर रह के सारा कुछ कर रहे हैं। हम ऑर्गेनन के अंदर रह के सारा कुछ कर रहे हैं। आगे ठीक चलते हैं। अगला कौन सा है? 2 तो समझ लिए ना आपने, ये तीसरा क्या है? ये पहले 2 हो गए ना, ये आ गया ना ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप उनको
गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बांध रहे हैं, यही है ना ट्रैक्शन। यूजेस आपका गलत है। अब मेरे पास एक बच्चा आता है, उसका ये सारी राइट साइड उड़ी है बालों से, पूरी राइट साइड। अब क्या, ये वो हिस्सा है। अब वो क्या करता है, उसको ये बीमारी है कि वो हाथों से बाल खींचता है, खींच के सारे ही निकाल दिए उसने। तो ये और वजह है। तो हमने उसको काली ब्रोम दी कि उसने हाथों की मूवमेंट को हमने कंट्रोल किया, तो बाल सारे वापस आ गए। तो ये और फेस है। ठीक हो गया जी। Centrifugal cicatricial alopecia, a type of scarring that usually start in the center of the scalp and spread towards आपकी बात दवाइयों में लिखा होता है कि यार ये यहाँ से बाल उड़ाती है, तो ये आपका वहाँ काम आएगा कि वो कहता है कि ये ऊपर टॉप से उड़ाना शुरू करेगा और बाकी हिस्सों को बाल उड़ाता है। अब एक और प्रॉब्लम आ गया कि आपके पास एक और बालों की खेप आएगी, और वो आएगी कीमोथेरेपी से। लोगों के बाल आते ना लोग, वो जी वो कैंसर हुआ, कीमोथेरेपी नहीं, बाल उड़ गए। कोई हल नहीं है दूसरी दुनिया की किसी साइंस पे। आपके पास मेडिसिन की भी सोर्स है, आप सोल दें, आप कैडमियम सल दें, आप एक्सरे दें, आप रेडियम दें, कीमोथेरेपी की साइड, और वही कीमोथेरेपी जो उसको लगी है, जैसे विनस्टाइन है, आमतौर पर बहुत लगती है कीमोथेरेपी, उसी की पोटेंसी हमारे पास है, हम उसको वो देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ये भी कीमो की ग्रुप है, और एक और कीमो की भी मेडिसिन और आई है, डेक्सा कीमोथेरेपी पे, इस तरह इसके नाम से भी है। साइक्लोफॉस्फेमाइड है, डेक्सा आ गई है कीमोथेरेपी। तो ये आप उनको यूज़ करेंगे जिनके कीमोथेरेपी की वजह से बाल नक्सवमिका दे के कर सकते हैं। सोल बड़ा अच्छा कीमो के इफेक्ट को रोकती है, और ये दूसरी साइंस के पास इसका कोई हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। हमारे पास इसका हल है, लेकिन हमें समझ भी तो हो ना। जब हम बात समझ के करेंगे तो फिर हल ही हल है। बस और कौन सा रह गया, और कौन सा आगे चलाए ना। लिकन प्लानोफिलोरस, लिकन प्लानस भी एक डिजीज़ है हमारी, और ये भी एक टाइप ऑफ स्केरिंग एलोपेशिया विच डिस्ट्रॉय द हेयर फॉलिकल काजिंग स्मूथ शाइनी पैचेस ऑफ द। एक तरीका ये भी है बाल गिरने का, ऐसे लाइन। और क्या है, ट्राइकोट्रिफ्लोमेनिया, a physiological condition which cause you to pull out the hair due to stress and anxiety. साइकोलॉजिकल, वो क्या स्ट्रेस एंजाइटी में होता है, कोई यूं करता रहता है, कोई बालों को खींचता रहता है, ऐसा है ना। जिस तरह मैंने वो कही है आपको, कालीब्रोमेटम, आप उसको स्ट्रेस रिलीज़ कराएं, आप उसको इग्नीशिया दें, आप उसको नेट्रोमियर दें, आप उसको एसिड फास दें, तो वो स्ट्रेस रिलीज़ कराएंगे तो वो बाल खींचना छोड़ देगा। तो स्ट्रेस में मोस्टली कॉमनली जो हाथ यूज़ होते हैं वो कालीब्रोम में बहुत यूज़ होते हैं, कालीब्रोमेटम। तो कालीब्रोमेटम से आप उसका सुना। अब आप समझ आइए ना, ये इतनी कॉजेज, इतनी टाइप्स हमने पढ़ी है ना, आज तो हमको समझ आ रही है ना, और इनके हल भी है, ये नहीं कि हल नहीं है, हल भी है। तो जब हम इसको समझना ही शुरू पाएंगे कि एक सिर्फ बाल गिरने पे तो आप इलाज करने से गए, वो रीटा है, वो कौन सा है, वो किसी हार्मोनल वजह से है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो कीमोथेरेपी है, क्या वजह है। हर काज पे रेमेडी लगती है, हर काज पे
टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के पीछे, अलामात के पीछे बीमारी, बीमारी के पीछे वजह। मतलब एक गंजेपन के पीछे कितनी वजूहात हमने आपके सामने रखी है ना। ये सिर्फ ना हमारी स्टडी है बल्कि इंटरनेशनल स्टडी है, ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है, ये कॉजेटिव फैक्टर। लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टडी जो गट्ठी होकर आपके सामने आ गई है, लेकिन आपके पास वर्ल्ड वाइड इलाज नहीं आया। इलाज किसके पास है? इलाज होम्योपैथी के पास। होम्योपैथी कैसे इलाज करेगा? पहले इसको समझेगा। अब ट्रैक्शन है, वो पुलिंग कर रहा है, एंजाइटी की वजह से कर रहा है, तो अब सारी गंजों की दवाइयां डाल के उसको दे दें तो उसके तो बाल ठीक नहीं होने से गए। उसको कीमोथेरेपी के इफेक्ट की वजह से बाल उड़े हैं, अब सारी दवाइयां डाल के दें तो बाल तो उसको ठीक नहीं होंगे। ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से बाल उड़े हैं, जब ऑटोइम्यून किस वजह से ट्रिगर हुई, कोई मलेरिया के खिलाफ एक्टिव हुआ, वो टाइफाइड के खिलाफ एक्टिव हुआ, वो डेंगू के खिलाफ एक्टिव हुआ, वो किसके खिलाफ एक्टिव हुआ, वो आप कॉज पकड़ेंगे, उस पर आप दवाई देंगे तो उसका ऑटोइम्यून ठीक हो जाएगी। कोई मज़ा आया बाल गिरने को समझने में? जी, मैं तो इतना समझता हूँ कि हम जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, हम पहले चीज़ों को हम खुद समझते हैं, फिर समझा रहे हैं। हमने कोई चूरन नहीं बेचना, और साइंस चूरन बेचने का नाम नहीं है कि मैं कहूँगा मेरी 10 पोस्टें उस पर लग जाएंगी तो मेरा काम कुछ चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारी फसल तैयार हो, सही फसल तैयार हो, उसकी आबियारी सही होगी तो सब तैयार होगी। मांगे तांगे का काम कब तक चलेगा? हम इसीलिए हम इसके कायल हैं कि किसी को 10 रुपये देने से बेहतर है उसको 10 रुपये कमाने सिखाया जाए। तो हमें इस बात की तो कोई फिक्र नहीं कि हमें इस लेक्चर के बदले क्या मिलेगा, हमें तो इस बात की फ़िक्र है कि मेरी होम्योपैथी को फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तो इतना कहता हूँ कि जो बंदा जिस घर का रिज़्क खाता है, जिस जगह से उसकी रिज़्क मिलता है, वो उसका वफ़ादार होता है। तो मैं तो अक्सर कुत्ते की मिसाल देता हूँ, कुत्ता जिस घर के लिए रिज़्क खाता है उसकी अच्छी रखवाली करता है। तो हमारा तो रिज़्क इससे वाबस्ता है, हम इसकी रखवाली हमारा पे फ़र्ज़ है, वगरना हम निमक हराम है। सही बात है। आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, वो कहते हैं कॉजेज ऑफ एलोपेशिया एरिटा, जो बालचारा है जिसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं, उसकी कॉजेज उन्होंने भी मेल न्यूट्रिशन है, आयरन डेफिशिएंसी है, HIV एड्स है, लूपस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन बहुत बाल उड़ाता है, जिसमें हमारी थूजा यूज़ होती है, जिसमें हमारी मेडोरिनम यूज़ होती है, जिसमें हमारा फंगल जो मिसोड है, कैनाडीडा, वो एज ए इंटर यीस्ट एक दवाई आई हुई है, वो यूज़ होती है। मैं UK में था, मैं एक पेशेंट वहाँ मैं हॉस्पिटल में था, तो उसने कहा, अंग्रेज़ डॉक्टर थी, तो कहते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन है। तो मैं क्या फंगल क्या कैनाडीडा है? तो मुझे कहती है यू होम्योपैथ डॉक्टर नो व्हाट इज द कैनाडीडा? मैं कह यस आई नो कि फंगल इन्फेक्शन का बेसिक काज ही कैनाडीडा है। तो व्हाई आई डोंट नो। मैं अंग्रेज़ डॉक्टर की बात करूँगा आपसे, उनको शक होता है कि इनको ये नहीं पता होगा। तो आपके पास फंगल के लिए कैसे इंटर करंट दें, बेसिलिनम बड़ा अच्छा करती है, मेडोरिनम थूजा के कैनाडीडा फंगस को बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, ग्रेफाइट बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, सिपिया बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, पेट्रोलियम बड़ा अच्छा ट्रीट करती है। सार्कोडोसिस क्या है? ये बीमारी है जो हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड होता है, लिम्फ होते हैं ना, ये सूज जाते हैं। इनफैक्ट सार्कोडोसिस, जिन लोगों को सार्कोडोसिस होता है उनके बाल गिर जाते हैं।
मोस्ट बेस है सार्कोडोसिस की, टीबी इसको कहते हैं, उनको ज़्यादातर हो जाती है। साइकोसिस वालों को सार्को, बेसिकली हमारा लिम्फेटिक निज़ाम है, मैंने कई दफ़ा ये लिम्फेटिक निज़ाम सारा इसके अंदर जो छोटे छोटे नूडल्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं। दिस इज़ अ सार्कोडोसिस। समझ आइए, रेडिएशन है एंड द केमोथेरेपी, हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स, आपके मेल हार्मोन आप ज़्यादा ले लेते हैं फिर भी बाल गिर जाएंगे, फीमेल में गिर जाएंगे। अब फीमेल में मेल हार्मोन्स आ जाएंगे ज़्यादा, औरतों की दाढ़ी नहीं आ जाती, दाढ़ी आ जाती है, अननेचुरल बाल, अनवांटेड बाल आ जाएंगे, वांटेड बाल गिर जाएंगे। ठीक हो गया जी, जेनेटिक्स जिसका। आगे चलेंगे, कुछ समझ आ गई जी? थोड़ी सी दवाइयों पे बात कर लेते हैं और मज़ीद। हमारे पास सोल है, सन एग्रीवेट करता है। एक बात याद में रखें, सोल क्या है? कीमोथेरेपी एंड सन एग्रीवेशन, सोल है। सन एग्रीवेशन में हमारे पास और भी बड़ी दवाइयाँ हैं। हमारे पास नेट्रोम्योर है, हमारे पास नेट्रम कार्ब है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास हेलेबोरस है। ये सारी सन एग्रीवेट करती हैं। जब मैं एक दवाई पे छोड़ूंगा तो मैं तो बेशुमार दवाइयाँ निकल आती हैं। बंदा अक्सर नेट्रोम्योर के मरीज़ आपको मिलते हैं, बेशुमार मिलते हैं। अब नेट्रोम्योर के मरीज़ आपको हमेशा धूप की रोशनी, धूप चुभती है, सिर्फ धूप चुभने से आप कई लोगों को ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ उसकी बाल गिरना आप ठीक कर सकते हैं, बल्कि तो उसकी तो बेशुमार मिसाइल आप ठीक कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल होम्योपैथी, कार्सिनोसन बहुत बड़ी दवाई है, बड़ी ही दवाई है। जेनेटिक्स को ये कंट्रोल करेगी। पेरेंट्स में से एक डिजीज पे बाप भी गंजा, पुत्र भी गंजा, तो ये उसको रोकेगी कार्सिनोसन। बाकी आपकी दवाई कोई भी बनती है, चाहे वो जबुरानी बनती है, चाहे वो कॉलीकार बनती है, चाहे लाइकोपोडियम बनती है, वो कार्सिनोसन दे के आप देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। पेसिलिनियम, ट्यूबरकुलोनियम दोनों एक फैमिली की हैं। जिन लोगों का नज़ले ज़ुकाम रहते हैं, हाँ, एक्सरे भी रेडिएशन है जी, एक्सरे भी बहुत अच्छा डीएनए को रिपेयर करने वाली दवाई, या कीमो में भी दे सकते हैं आप जेनेटिक्स में बहुत यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मेरे पास परसों एक औरत आई, नहीं जुम्मे से पहले, जुमेरात के साथ। उसके लास्ट बच्चे की उम्र जो है 20 ईयर है, बेटी थी उसकी। 20 साल बाद उसको औलाद नहीं हुई। 10 साल हो गए थे उसके मेंसेस बंद। मुझे कहती है जी मेरे मेंसेस बंद हैं, कुछ हो सकता है। मैं कहा कोशिश करते हैं। अच्छा चलो मेरी फैकल ठीक कर देना, ये किसी तरीके से हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको एक्सरे कार्सी ट्यूबर, पल्साटीला 30 और प्लम्बोमेट, हाँ उसको उसके जिस्म पे वाट्स भी थे बेताशा। मैंने उसको पेप्लोमा वायरस भी 20 में लगाई। ये 4-5 दवाइयाँ मैं एंटीक्रांट करके तो पल्साटीला पे, और प्लम्बोमेट में फ्रैकल में बहुत यूज़ करता हूँ, तो प्लम्बोमेट मैंने 200 उसको। वो आई तो उसके हाथ में बच्चा था 5-6 महीने का। मैंने कहा ये बच्चा किसका है? कहती ये बच्चा मेरा है। मैं क्या है? मैं क्या लिया किसी ने, पाला किसी ले, अडॉप्ट किया? नहीं, मेरा अपना। कहती हो मैं आपके पास पिछले साल आई थी तो ये दवाई, मैं लिफाफा है, लिफाफा है। कहते 3-4 महीने दवाई खाई तो मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया, तो मैंने जाके टेस्ट कराया तो 3 महीने का बच्चा था। वो अल्लाह के बंदे, जिस औरत के 10 साल हो गए मेंसेस बंद हुए, 20 साल उसके यहाँ बच्चे नहीं हुए, ये होम्योपैथी की दवाई ने उसके यहाँ बच्चा पैदा कर दिया। एक और केस है मेरे पास आया,
उसके भी 20-25 साल के बच्चे थे और वो मेरे पास आए उसका इलाज कराने फेब्रॉइड्स का। तो 3-4 महीने बाद दवाई लेने के बाद उन्होंने कहा कि फेब्रॉइड्स हमारे तो पता नहीं ठीक हो रहे, तो हमारा तो हमारी मिसेस का मेरी मिसेस का तो पेट इतना बढ़ गया। मैं कह रहा अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर फेब्रॉइड नहीं बढ़े तो मैं चेंज कर दूँ, कोई और सोचते हैं, पहले साइजेस तो चेक करते हैं। तो पता चला तो उसकी तो 3 महीने की प्रेगनेंसी है। वो कहते हैं ये तो हमें समझ से बाहर है कि 20 साल हो गए लास्ट बच्चे को जी कहा। भाई होम्योपैथी दवाई आप इसको समझे तो सही, क्या अजीबो गरीब साइंस है। क्या है, बंदा गवाह है, इसके ऑफिस का बंदा है। वो मैंने कहा जी अब, कहते नहीं जी हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि हमने 20 साल बाद बच्चा पैदा करा। और वो जोड़ा जो मेरे पास परसों तरसों आया वो भी इतना खुश, कहता है जी हमें लोग पहले झूठ मारते हो, किसी बच्चा चुके है, किसी को लिखता है तुसी। यार ये है होम्योपैथी साइंस। अगर हम इसको समझते, कितनी गहरी दवाइयाँ यार, 20-20 साल लोगों के यहाँ औलाद पैदा हो रही है। अब ये इत्तफाकात नहीं है, ये बात अगर हम समझें तो ये मॉडल हम कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात है। अब ये एक्सरे जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, कार्सिनोसन, ट्यूबरकुलोनियम, बैसिलियम, टीबी की हिस्ट्री, नज़ला ज़ुकाम अक्सर रहना, मेडोरिनम, अगेन साइकोटिक लोग, थूजा बड़ी मज़े की दवाई है, एंटी वैक्सीनेशन है। बहुत सारे लोगों के बाल इस कोरोना में उड़ गए, वैक्सीनेशन की वजह से उड़ गए। और आपके पास वैक्सीनेशन का एंटीडोट मौजूद है, थूजा है। अभी हमने पोटेंटाइज भी कर ली कोरोना वैक्सीन को, और आप थूजा देते हैं। थूजा एंटी साइकोटिक भी है और एंटी वैक्सीनेटर भी है। विंगस्टाइन मैंने आपको कहा ये कीमोथेरापी का एंटीडोट है। साइक्लोफॉस्फेमाइड ये भी, डेक्सामेथासोन ये भी सारी उसकी है, कीमो की दवाइयाँ हैं। आगे जी, आगे जी, एसिड फ्लोर देखिए जी, बालचर की ये टॉप की दवाई है एसिड फ्लोर। हम कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं। बैसिलियम थूजा एसिड फ्लोर, बैसिलियम थूजा। और इससे बड़ी बालचर की दवाई कोई नहीं। बाकी एलोपेशिया की मैं नहीं बात कर रहा, बालचर की। बालचर का आप चैप्टर निकालें रेपेटी में, स्पॉट में जो बाल गिरते हैं उसकी ब्लॉक लेटर की दवाई, एलोपेशिया एरिटा। एलोमेन बाल उड़ाता है, पूरी बॉडी के उड़ा के रख देता है। सेलेनियम ये बाल उड़ाता है आपके आईब्रोज के, आई लैशेस, ये बाल उड़ाता है। ये सेलेनियम बहुत अच्छा उड़ाता है, वैसे पूरे जिस्म से भी उड़ाता है लेकिन यहाँ ज़्यादा पड़ती है। आर्सेनिक एल्बम बाल उड़ाता है। कलकेरिया फास्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाली औरतें, मर्द जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, और औरतों की गम गुसार है कलकेरिया फास्ट। बेसिकली टूटी औरत, वो औरत जिसको खुराक सही मैसर ना हुई, लीन वीक, उसके बाल उगड़ते हैं तो कलकेरिया फास्ट है। नेट्रोमियर ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बेसिकली पानी का पूरा बालों को ना मिलना, पानी का पूरा बालों को ना मिलना, ऑस्मोसिस प्रोसेस का दुरुस्त ना होना, दिस इज द नेट्रोमियर। सिपिया अगेन हार्मोन्स पे आ गई। आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल, ये सारा इसको रेगुलेट करने वाली दवाई है सिपिया। प्री मेनोपॉज में सिपिया का मुकाबला करेगी लेक्सिस। मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज में बाल गिरते हैं तो लेक्सिस का इस्तेमाल। Silesia is another constitutional remedy। गर्मियों में भी सर्दी,
कम्बल ओढ़ने वाला बंदा, स्लेशा बहुत बड़ी दवाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चिली। थेलियम, थेलियम में बोरक लिखता है आफ्टर द एक्यूट डिजीज, किसी भी डिजीज के बाद बंदा आपके पास आया, ओ जी मुझे डंगी हुआ था मेरे बाल गिर गए, ओ जी मुझे मलेरिया हुआ उसके बाद बाल गिर गए, मुझे टाइफाइड हुआ मुझे बाल, कोई बीमारी काटने के बाद आपके पास बंदा आता है ना बीमार, तो वो दो दवाइयाँ हैं, एक थेलियम है और एक मैंसनीजा है। कोनियम भी है, कोनियम के बारे में भी लिखा है कि अगर आप किसी डिजीज़ के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कोनियम भी है। चाइना है, बहुत ज़्यादा आपके प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाता है, कोनियम है। चाइना है, काली कॉर्ब है। और आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द एक्सेस ऑफ इंटरकोर्स, काली कार्ब लाइको, अच्छा हम काली कार्ब लाइको को मैं तो जवान बंदों को भी देता हूँ, मैं काली कार्ब लाइको जवान बच्चियों को भी मैं देता हूँ, बंदों को भी देता हूँ। ये हम काली कार्ब के बाद लाइको देते हैं, आप यकीन माने आपके बेशुमार केसेस यही निकाल देगी। पीछे अगर कोई मैजमेटिक है तो बेसिलिनम मेडोरिनम या सल्फर वगैरह लगा दें, 70-80% से बहु केसेस सिर्फ काली कार्ब जो लाइको निकालती है। और ये दोनों हार्मोनल बेस पे भी काम करती हैं, डिजनरेशन पे भी काम करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी बनाती हैं और डिजनरेशन एजिंग पे भी इफेक्ट करती हैं। काली सल्फ, जबरांडी, जबरांडी अभी भी जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन को तेज करती है, जबरांडी, जबरांडी होगी आपकी, कोनियम होगी आपकी, आयोडीन होगी, ये सारी ग्लैंड की सिक्रेशन को तेज़ करती है। और ग्लैंड की सिक्रेशन जब आपके अंदर, उसने एक ग्लैंड भी डाला हुआ था हमने जब आपको उसका दिखाया बाल के अंदर, तो ये उस ग्लैंड के अंदर भी सिक्रेशन होती है जो फॉलिकल्स उसको ग्रो कराने में हेल्प करती है। तो ये सारी दवाइयाँ जो जबरांडी है ये उस सिक्रेशन को बेहतर करेगी, आयोडीन उस सिक्रेशन को बेहतर करेगी, कोनियम उस सिक्रेशन को बेहतर करेगी। पॉलीसल बेसिकली स्किन की डिजीज़ों की बड़ी बड़ी मज़े की, ख़ास करके डेंड्रफ, सोराइसिस, स्केलिंग, पॉलीसल। और यहाँ स्केलिंग में आपकी ग्रेफाइट आ जाएगी, यहाँ स्केलिंग में आपकी पेट्रोलियम आ जाएगी, यहाँ स्केलिंग में आपकी ओलियंडर आ जाएगी। ये सारी देखें मेरे टिप्स में होती है दवाइयाँ। फिर स्केलिंग में बेसिलियम है, ग्रेफाइट है, एंथ्रेक्सियम है, कार्सिनोसिस मेलानोमा है। एसिड फास, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, लाइकोपोडियम वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, काली फास वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना। एसिड फास दो जगह काम करेगी, गम की वजह से बाल उड़ जाना और गम की वजह से उड़ जाना और वाइटल फ्लूइड के ज़ाया होने की वजह से बाल उड़ जाना। एसिड फास दो जगह, चाइना सिर्फ फ्लूइड के ज़ाया होने की, काली कार्ब फ्लूइड के ज़ाया होने की वजह से एसिड फास दो जगह काम करेगी। गम भी इसमें शामिल है और इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऑफ वाइटल फ्लूइड ज़ाया हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, सीमेन का ज़्यादा निकल जाना, तो वो एसिड फास आपका, काली फास, ये सारी एंटी एजिंग मेडिसिन है। वाइस बीडन भी जो है ना, वो भी इंडियन डॉक्टर्स बड़े कसरत से इसको यूज़ करते हैं, वाइस बीडन को। एक और दवाई है किप्स, किप्स नहीं लिखी, किप्स है नहीं है,
प्लीज़ मैं कैसे नोट करा सकता आगे है। चलो पिक्स 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 की दवाई है ना, वो भी उसमें लिखा कि बाल चार पैदा करती है। पिक्स 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 बोरक निकालेगा किसी के पास है बोरक? पिक्स है, पिक्स PIX पिक्स। हाँ पिक्स लिक्विड। एक है स्कुकुमचक, ये भी चश्मे का पानी है, ये भी मैं वाइल्ड प्रैक्टिस में बड़ा यूज़ करता रहा हूँ। स्कुकुमचक पिक्स के आगे यार पूरा नाम पिक्स और स्पेस है, स्पेस है ना बीच में। हाँ ये ठीक है। और अगर हम इस लेक्चर को गौर से सुने, गौर स्पेस पे अमल करें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद गंजों की है। हाँ ना थोड़ी दवाई देने वाला मरेगा, बल्कि बाल ही आएंगे, यकीन माने। और जिस तरह से हमने इसका अहाता किया है, जिस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की है, और इसकी कैटेगरीज, इसकी टाइप्स, कॉजेटिव फैक्टर हमने एड्रेस किए हैं, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मेरा बड़ा कमाल है, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। और मैं सारे जो नए नए राइटर्स सबको पढ़, इतना तफसील से किसी ने लिखा ही नहीं है, इतना तफसील से, इतना कॉजेटिव फैक्ट पर कोई बुक ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी स्टडी से कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस किया, और हमने दूसरी साइंस से कॉजेटिव फैक्टर ढूंढे, और जो उन्होंने समझे हुए हैं, उन्होंने वो समझे हुए हैं, उनके पास उनका हल नहीं है। हमारे पास हल है, हमने वो समझे हुए नहीं। अजीब बात है ना। वो बात है कि कोई बंदा था ना, उसकी 80 साल की शादी होगी किसी 16 साल की लड़की के साथ। अब दोनों को पता नहीं था कि शादी होती क्या, दोनों बैठ के रो रहे थे। अब वो भी रो रहे हैं और हम भी रो रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें ये समझनी कि एलोपेशिया रीटा क्या होता है, एंड्रोजेनेटिक क्या होता है, और जेनेटिक्स क्या होता है। तो जब हम ये समझ लेंगे, दवाइयाँ हमारे पास हैं। अब दवाइयाँ तो मैंने आपको 100 गिनवा दी हैं। अब 100 दवाई हम कूट के तो किसी को देने से गए। अब हर कॉजेटिव फैक्टर पे दवाई लगेगी। लॉ ऑफ सिमिलर तो ये कहता है कि जहाँ हार्मोनल इशू है, जहाँ ऑटोम्यून इशू है, एक ऑटोम्यून के अंदर कोई 50 वजूहात हैं बाल गिरने के, एक ऑटोम्यून के। तो हमने तो कोशिश ये की है कि बड़ी तफसील से आपको दोनों चीज़ें समझा दें कि ये दिस इज़ द कॉजेटिव फैक्टर, दिस इज़ द टाइप्स, एंड ये एक दवाइयों की आपके पास खेप मौजूद है, और इससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक, ये वाला